देखो, हम लोगों ने जेनेटिक के बारे में पढ़ना शुरू किया था और आज जेनेटिक का फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इसके अबाउट हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि वास्तव में जेनेटिक होता क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी शुरुआत किया और उनका इस जेनेटिक में कंट्रीब्यूशन क्या है, इस सब पूरे के बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं जेनेटिक। तो जेनेटिक को सीधा सीधा डिफाइन करने चलेंगे। तो जेनेटिक वास्तव में कोई आज की नई ब्रांच नहीं है, बहुत पहले से ही जेनेटिक की शुरुआत होती चली आई है, लेकिन तब उस समय इतना नॉलेज नहीं था, इतना पता नहीं था कि वास्तव में यही जेनेटिक है। लेकिन आज क्या है, जेनेटिक एक बहुत बड़ी ब्रांच हो चुकी है बायोलॉजी की, इसके एप्लीकेशंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग जेनेटिक होता क्या है। एक लाइन में हम लोग कहेंगे स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस मतलब आनुवंशिकता, आनुवंशिकता और विभिन्नता। जेनेटिक को हिंदी में लोग कहते हैं आनुवंशिकी, आनुवंशिकी। बड़ा कंफ्यूजन होता है आनुवंशिकता और आनुवंशिकी में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जेनेटिक जो है पूरी की पूरी एक ब्रांच है और आनुवंशिकता क्या होता है हम लोग सीखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि होता है कोई भी लक्षण है, कोई भी लक्षण है जो कि आनुवंशिक लक्षण हो, वे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं और उनके जाने की इसी प्रक्रिया को नाम देते हैं हम लोग वेरिएशन या इनहेरिटेंस यानी कि आनुवंशिकता। जैसे कि आप देखे हैं ना कि घर में कोई एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो घर वाले कहते क्या है, भैया करिया मम्मी के पाए है, आखिया जो है नानी के पाए है ना। तो देखो ये जो एक लक्षण था आखिया, यानी कि जो आंख थी ये है कहां, उस बच्चे में है, यानी कि उसके डॉक्टर या उसके सन में है। उसके पहले वो लक्षण कहां पे था, उनके पेरेंट में, उनके पेरेंट में था। ये जो लक्षण है इसी को हम लोग नाम देंगे आनुवंशिक लक्षण और इनका इस पीढ़ी से इस पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को नाम देते हैं आनुवंशिकता। एक आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकता और विभिन्नता के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकता किसको कहते हैं, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, आनुवंशिकता। अब बात आती है वेरिएशन की। वेरिएशन क्या होता है, कोई भी पेरेंट है, बात बताओ जितने भाई बहन हो क्या सभी एक जैसे हो, क्या सबका चेहरा मतलब एक जैसा है क्या, नहीं है, नहीं है। वही हमारा क्या है, विभिन्नता है, वही क्या है, वेरिएशन। यानी कि एक ही संतान की या एक ही माता पिता के जितने भी बच्चे होते हैं वे आपस में समान नहीं होते, उनमें कुछ कुछ असमानता देखने को मिलती है, उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, विभिन्नता। अब बात आती है जेनेटिक की शुरुआत करने वाले साइंटिस्ट कौन थे। तो जेनेटिक्स की शुरुआत करने वाले जो साइंटिस्ट थे वे थे ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन होते हैं, बेटसन, बेटसन होते हैं। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन होते हैं, टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन का फुल फॉर्म होता है थॉमस एंड मॉर्गन। कभी कभी एग्जाम में टी.एच. मॉर्गन ना लिखे सीधा सीधा लिखता है मॉर्गन, कभी कभी जो है टी.एच. मॉर्गन ना लिखे लिखता है थॉमस एंड मॉर्गन। तो इनका पूरा नाम क्या है, थॉमस
हन मॉर्गन। अब फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन होते हैं? ए गैरोड। तो इतना इनका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है जेनेटिक्स का, इसके ज्यादा थोड़ा फॉलो वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग थोड़ा सीखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। हम लोग आनुवंशिकी में ये देख रहे हैं कि आनुवंशिकता और विभिन्नता के अध्ययन को नाम दे रहे हैं हम लोग आनुवंशिकी। इसके जनक होते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल फुल फॉर्म इनका है ग्रेगर जॉन मेंडल। अब जो मेंडल का जन्म हुआ था, मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया की ब्लून सिटी में हुआ था। ब्लून सिटी का एक गांव था सिलिसिया, वहां पे जो है इनका जन्म हुआ था। अच्छा, ये है ऑस्ट्रिया, ध्यान रहे ऑस्ट्रिया नहीं है, ये स्पेलिंग है AUSTRIA, लेकिन ये स्पेलिंग नहीं है। ये बताना क्या कि ऑस्ट्रिया कहां पर होता है। जो फाइलम पोलिफेरा होते हैं, फाइलम पोलिफेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे साइकॉन वगैरह हो गया, साइकॉन का स्ट्रक्चर लगभग ऐसे होता है। तो इनके बॉडी में से छोटे छोटे असंख्य माइन्यूट पोर्स होते हैं, इनफाइनाइट माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिनको हम लोग नाम देते हैं क्या? ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया में। अब मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था और ये चर्च में इनका स्टैटिक्स वगैरह में और स्टैटिक्स और नेचुरल साइंस में इनकी जो है पीजी वगैरह रही है। तो इनका एक्सपेरिमेंटल प्लांट जो था, शॉर्टकट में समझने की कोशिश करेंगे। एक्सपेरिमेंटल प्लांट इनका जो था वो था गार्डन पी। गार्डन पी एक नंबर में इसका बॉटनिकल नेम आता है जिसको कहते हैं पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम, ध्यान रहे ये गार्डन पी है, मीठी मटर नहीं है, जंगली मटर नहीं है। जंगली मटर का बॉटनिकल नेम होता है लथाइरस अफाका और मीठी मटर का होता है पाइसम प्रोडक्टस। ठीक है, तो मेरे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं किसके अबाउट में? गार्डन पी के बारे में। और इनका जो एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट जो चला वो लगभग 1856 टू 1863 1856 से 1863 तक इनका प्रयोग चला, जो कि कितने सालों तक? लगभग 7 साल तक इन्होंने अपना प्रयोग किया। किस पौधे पे? मटर के पौधे पे। वो मटर कौन सी थी? गार्डन पी थी। अच्छा, अब पब्लिकेशन कब हुआ? यानी कि जो कुछ इन्होंने थीसिस वगैरह लिखा उसका पब्लिकेशन कब हुआ? 1865 में, 1865। और मेंडल की डेथ कब हुई? मेंडल की डेथ जो हुई वो लगभग 1884 में, कहीं कहीं 1883 भी लिखा होता है, तो लगभग 1884 में मेंडल की डेथ हुई। अब बात पहुंची सन 1900 में। सन 1900 में क्या हुआ? 3 साइंटिस्ट आए, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिब्रिज और शर्मर। ये जो 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने अलग अलग वही एक्सपेरिमेंट किया जो कि मेंडल ने किया था। बाद में कहे क्या? अच्छा, तो मेंडल का यही बात कहा था कि जो हम लोग आज कह रहे हैं। फिर बाद में इसी को नाम दिया गया री एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। री एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, यानी कि जो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था उसका पुनः प्रयोग अलग अलग 3 साइंटिस्ट ने किया, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिब्रिज और शर्मर। अब यहां से देखो क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन ये होता है कि मेंडल का कार्य कितने वर्षों तक उपेक्षित रहा? मेंडल का कार्य कितने वर्षों तक उपेक्षित रहा? तो आप देखो इन्होंने पब्लिश कब किया? 1865 में, और मार्केट में फिर से कब आया वो? 1900 में।
यानी कि आप 1900 माइनस 1865 कितना हुआ ये 35। कहने मतलब कि मेंडल का जो कार्य था कितने वर्षों तक अपेक्षित रहा 35 साल। अगला जो प्रश्न होता है कि मेंडल की मृत्यु के बाद उनका कार्य कितने वर्षों तक अपेक्षित रहा, इसमें क्या करना है, एक 1900 माइनस 1884 आएगा लगभग 16, तो 16 वर्षों तक मेंडल का कार्य उपेक्षित रहा। उस समय कोई बातचीत नहीं हुई इनके बारे में। अब यहाँ से हम लोग कुछ छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी सीखते हैं जिनका कि मेंडल के लॉस वगैरह में यूज होने हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्यों, क्योंकि टर्मिनोलॉजी आप सीख जाएंगे तो काफी इनका एक्सपेरिमेंट आसान हो जाएगा समझने में, और आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आने जरूरी होते हैं। तो हम लोग सीखने वाले हैं अभी का टर्मिनोलॉजी।